नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का यूनिक ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से। और आज हम नेक्स्ट अपने जो प्रोमिनेंट नेता हुआ करते थे लाला लाजपत राय, उनके बारे में जानकारी लेंगे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न इनसे बनते हैं उन पर भी आपको एक विशेष समझ हो जाएगी। इसके बाद लाजपत राय जी के बारे में अगर इनके आरंभिक जीवन की बात करें तो 28 जनवरी 1865 में इनका जन्म होता है। कहाँ? फिरोजपुर, पंजाब में। ठीक है, तो अपन ने जब गर्म दल के जो प्रमुख नेता पढ़ते हैं अपन, ठीक है, या उग्रवादी विचारधाराओं वाले जो नेता पढ़ते हैं कांग्रेस में, उनमें तीन नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। तीन नाम की एक टिकड़ी है जिसको बोलते हैं अपन लाल, बाल और पाल। ठीक है, तो ये लाल है, अपन आज पढ़ रहे हैं लाल। नेक्स्ट लेक्चर्स में अपन बाल गंगाधर तिलक यानी बाल और पाल विपिन चंद्र पाल को भी अपन पढ़ेंगे इसी तरीके से। तो ये लाल है और लाला लाजपत राय है। ठीक है, ध्यान रखना, कई बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो है नए बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ये लाल बहादुर शास्त्री ना हो, है ना। लाल बहादुर शास्त्री बाद में भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो वो नहीं है, लाला लाजपत राय है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, ये लाल। तो ये उग्रवादी नेता थे। ठीक है, कांग्रेस के बहुत प्रोमिनेंट नेता माने जाते हैं। ठीक है, जन्म इनका फिरोजपुर, पंजाब में होता है। और इनके जो उपनाम हैं, दो उपनाम बहुत प्रसिद्ध है जिनसे आपसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो इनको कहा जाता था शेर पंजाब। क्या कहा जाता था? शेर पंजाब। और पंजाब, शेर पंजाब को जो है हिंदी में कहेंगे पंजाब केसरी, उर्दू में तो कहेंगे शेर पंजाब और पंजाब केसरी। केसरी यानी कि शेर होता है, ठीक है, सिंह होता है केसरी, तो पंजाब के शेर थे एक तरीके से। तो शेर पंजाब तो उर्दू में और हिंदी में कहा गया पंजाब केसरी। ठीक है, तो ये जो है इनके लाला लाजपत राय के उपनाम हुआ करते थे उस समय। शुरुआती जो इनका जो अध्ययन हुआ था वो वकालत के फील्ड में हुआ है। ठीक है, तो ये इन्होंने वकालत की पूरी पढ़ाई करी। और उस समय जो हरियाणा और पंजाब वाला एरिया था वो एक ही हुआ करता था, और हिसार, रोहतक आदि क्षेत्रों में जो है ये प्रैक्टिस करने लगे। ठीक है, और बहुत बड़ा नाम हो गया था इनका प्रैक्टिस करते हुए वकील के रूप में। और लाला लाजपत राय को जो है प्रसिद्ध वकील के रूप में काउंट किया जाने लगा उस क्षेत्र में। बट इनकी जो रुचि थी वो दूसरे कार्यों में ज्यादा थी, ये सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं। ठीक है, इनका जो वित्तीय जागरूकता है उनमें भी बहुत अच्छा कार्य है। ये भारतीय, जो सामान्य भारतीय हैं, उनको स्वदेशी की तर्ज पर हम वित्तीय संस्थाएं भी इन्होंने गठित की है बहुत सारी। इसके अलावा इन्होंने शैक्षणिक कार्य भी बहुत अच्छे किए हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं वो तो लेखनी के कार्य जो है इनका, ये भी काफी लोकप्रिय रहा, काफी पॉपुलर है। ठीक है, सामाजिक कार्यों में अपन बात करेंगे। और जो इनका सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान था वो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान था, और उनका राजनीतिक कार्य किस प्रकार से रहा है उन पर भी अपन बातें करेंगे। ठीक है, तो जब ये वकील के रूप में जब वहां पे कार्य कर रहे थे तो ये आर्य समाज नामक एक संगठन से जुड़े। आर्य समाज के बारे में हमने आपसे पहले काफी बार चर्चाएं की है। तो आर्य समाज संस्था से जुड़े, और आर्य समाज संस्था से जुड़ने के बाद ये इसके प्रचारक भी बने। ठीक है, तो आर्य समाज से जुड़ने के बाद इसके प्रचारक भी बने हैं। और इसी संस्था के वशीभूत, इसी संस्था से इन्फ्लुएंस होकर, प्रभावित होकर इन्होंने दो इंस्टीट्यूट वहां पर खोलना शुरू किया, लाहौर वाले क्षेत्र में। ठीक है, लाहौर के एक तरीके से इनका जो परिवार है वो एक महाजनी परिवार हुआ करता था। ठीक है, तो महाजनी परिवार था। महाजन के इनके पिताजी जो है वो व्यापारी थे, ट्रेडर थे। इनकी माता जो थी वो सिख थी। ठीक है, तो ये महाजन परिवार से बिलोंग करते थे बेसिकली। तो और जो महाजन परिवार होते हैं ना, वहां पे जो आसपास में सबसे बड़ा ट्रेडिंग सेंटर था ना वो था लाहौर क्षेत्र। ठीक है, तो लाहौर में रहा करते थे, और लाहौर में इनके पिताजी का पूरा व्यापार की बसावट थी। तो 1886 और 1889 में, 1886 में लाहौर में एंग्लो वैदिक स्कूल खोला इन्होंने सॉरी, और 1889 में एंग्लो वैदिक कॉलेज खोला। भाई जो अपने आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती जी, दयानंद सरस्वती जी का विचार था कि अपना जो है स्वदेशीकरण किया जाए सब संस्थाओं का। जब स्वदेशीकरण कैसे होगा? स्वदेशीकरण होगा, स्कूलों का भी राष्ट्रीयकरण किया जाए। तो जितनी भी स्कूलें चल रही है भारत में वो जो है वो राष्ट्रीय स्कूलें होनी चाहिए, और राष्ट्रीय स्कूलों की तर्ज पर इन्होंने एंग्लो वैदिक स्कूल खोलने की का जो है जिम्मा उठाया। और लाला हंसराज जी इनके साथ शामिल हुए थे उस समय। तो ये लाला हंसराज और कल्याण चंद्र दीक्षित इनके नेतृत्व में लाहौर में एंग्लो वैदिक स्कूल खोला, जिसको दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल भी कहते हैं, डीएवी भी कहते हैं, है ना। अपन देखेंगे डीएवी की भी स्थापना, डीएवी और ये दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल जो है ये एक ही नाम है। ठीक है, दयानंद एंग्लो विद्यालय। फिर अपन देखेंगे इन्होंने जो है वहीं पे जो है जब स्कूल खुल गया, स्कूल अच्छे चलने लगा, तो बाद में 4 साल बाद, 3 साल बाद 86 में स्कूल खोल लिया और 89 में अपना कॉलेज खोल लिया। ठीक है, तो दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना भी इन्होंने की है। तो ये दोनों जो स्कूल और कॉलेज है वो लाहौर में स्थापित किए गए हैं। फिर अपन इनके विभिन्न सामाजिक कार्यों में देखेंगे ना, इनकी उपलब्धियों में क्या क्या था। तो सामाजिक कार्यों में इन्होंने काफी बढ़ चढ़कर इनका काम माना जाता है।
ठीक है। 1897 से 99 तक पंजाब में अकाल पड़ा उस समय, ठीक है। तो जब पंजाब में अकाल पड़ेगा तो अकाल राहत कार्यों में इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अकाल राहत कार्यों में कि जो ब्रिटिश सरकार थी तत्कालीन, उनके द्वारा भी इनकी प्रशंसा की गई। तो ऐसे कौन व्यक्ति थे जो 1897 से 99 में पंजाब में पड़े भीषण अकाल में लोगों की सहायता करते हैं, जिसकी प्रशंसा ब्रिटिश सरकार द्वारा भी की जाती है, वो है लाला लाजपत राय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद पंजाब किसान संघर्ष होता है 1907 में, और जब पंजाब किसान संघर्ष होता है 1907 में, तो उसमें इनका जो पार्टिसिपेशन रहता है वो प्रत्यक्ष पार्टिसिपेशन रहता है, और प्रत्यक्ष पार्टिसिपेशन रहता है तो पुलिस द्वारा पकड़ लिए जाते हैं, और पुलिस द्वारा पकड़ लिए जाते हैं, और यहाँ पर जो है इन पर ट्रायल होता है। ट्रायल होते ही इनको मांडले जेल में निष्कासित कर दिया जाता है। तो मांडले जेल में अपने भेज दिया जाता है किनको, अपने लाला लाजपत राय को। 1907 पंजाब किसान संघर्ष के दौरान जब इन्होंने कार्य किया तब इनको मांडले जेल ले जाया गया। तो ये भी एक आप इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखना। फिर इनके प्रमुख सामाजिक कार्यों में अगर अपन देखें तो ये छुआछूत के बहुत ज्यादा विरोधी थे। आर्य समाज से जुड़े हुए व्यक्ति छुआछूत को नहीं मानते, है ना। तो छुआछूत के बहुत ज्यादा विरोधी हैं, और इतने ज्यादा विरोधी थे कि एक कॉन्फ्रेंस होती है अखिल भारतीय अछूत कॉन्फ्रेंस सम्मेलन होती है 1912 में। तो अछूत कॉन्फ्रेंस सम्मेलन जो हुआ 1912 में, उसके जो है अध्यक्ष किसको बनाया गया, इसका अध्यक्ष बनाया गया था लाला लाजपत राय को। तो ध्यान रख लेना 1912 का अछूत कॉन्फ्रेंस सम्मेलन था, उसका अध्यक्ष कौन चुना गया, उसका अध्यक्ष चुना गया है लाला लाजपत राय, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं एक ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था पहले। क्या है, जो मजदूर वगैरह लोग हुआ करते थे ना, वो एक ट्रेडिंग एसोसिएशन बना लिया करते थे, ताकि वो जो है संयुक्त रूप से अपनी बात जो है, जो मिल का मालिक है या फिर जो कोई मुख्य पदाधिकारी है उसको रखी जाए, ठीक है। इस वजह से क्या करते थे, सारे मिल के जो मजदूर हुआ करते थे वो एक ट्रेडिंग यूनिट बना लिया करते थे। तो भारत की जो है सबसे प्रमुख जो अखिल भारतीय लेवल पर पहली ट्रेडिंग यूनिट बनी है ना, अगर अखिल भारतीय स्तर पर अगर कोई पहली ट्रेड यूनियन बनी है वो थी एटक, जिसको अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस कहते हैं। क्या, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक, जो पूरे भारत की जो सबसे बड़ी ट्रेडिंग सेंटर, सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन बनी थी ना उस समय की, वो बनी थी अपने 1919-1920 में, ठीक है। कौन, एटक। एटक नाम याद रख लेना आप। तो एटक का जो पहला अधिवेशन हुआ था बंबई में। कहां हुआ था पहला अधिवेशन एटक का, बंबई में। एटक क्या काम करती थी, जो मजदूर वगैरह लोग होते थे उनके जो अधिकार है, उनकी बात उनके मिल के मालिकों और उनके जो प्राधिकारी हुआ करते थे उन तक अपनी बात पहुंचाया करती थी संयुक्त रूप से, क्योंकि जनता में ज्यादातर पॉपुलेशन में जो है ताकत होती है ना, तो वो एक संगठनात्मक ढांचा है एक तरीके से एटक, है ना। तो संगठनात्मक ढांचा है, तो संगठनात्मक ढांचे के तौर पे जो है अपनी बात को रखवाने में उनको आसानी होती है। तो जब आसानी होगी तो एटक जो है, इसका जब पहला अधिवेशन होगा बंबई में, तो ये मजदूर हितों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते थे। कौन, लाजपत राय जी। इस वजह से जो है बंबई जो अधिवेशन होता है उसका पहला अध्यक्ष भी इनको बनाया जाता है। तो 1920 में बंबई वाले अधिवेशन का पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, लाला लाजपत राय। 1920 ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये पहला है, पहला ही अधिवेशन और पहले ही अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, अपने लाला लाजपत राय जी, ठीक है। फिर युवाओं को जो है ये बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे, और युवाओं को ये आह्वान करते हैं कि सब एक हो जाओ, अपना कर्तव्य जानो, अपने धर्म को पहचानो, तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म तुम्हारा राष्ट्र है। तो बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है, और 3 ऑप्शन में दिए जा सकते हैं कि ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है, कि सब एक हो जाओ, अपना कर्तव्य जानो, अपने धर्म को पहचानो, और तुम्हारा सबसे बड़ा जो धर्म है तुम्हारा राष्ट्र है। ये बात तिलक ने बोली है, लाजपत राय जी ने बोली है, विपिन चंद्र पाल ने बोली है, या अरविंदो घोष ने बोली है। तो ये 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे मान लो आपको, तो फिर आपको बताना है कि ये किसने बोला है, लाला लाजपत राय जी, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। फिर अपन अगर इनकी उपलब्धियों की बात करें तो इसके सामाजिक कार्यों में तो अपन ने देख लिया कि 5-6 कार्य जो इनके सबसे महत्वपूर्ण है। फिर इसके अलावा आर्थिक कार्यों में इन्होंने क्या कहा, आर्थिक कार्यों में जो है इन्होंने 2 बहुत, ये क्या है, भारत के स्वदेशीकरण की हिमायती थे, ठीक है, और स्वदेशी संस्थाओं पर ज्यादा जोर देते हैं। तो स्वदेशी संस्थाओं पर ज्यादा जोर देंगे तो 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की स्थापना करेंगे, ठीक है। 2 चीजें की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, जिसमें फाइनेंस संबंधित, वित्तीय संबंधित काम होते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की स्थापना करेंगे। एक तो बीमा से संबंधित, मैंने उल्टा कर दिया इसको, है ना, बीमा और बैंक अलग आएगा, ठीक है। तो बैंक तो खोला इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक, क्या, बैंक का नाम था पंजाब नेशनल बैंक, और बीमा कंपनी खोली एक जिसका नाम था लक्ष्मी बीमा कंपनी। भारतीयों में वित्तीय जागरूकता और स्वदेशीकरण संस्थाओं के दृष्टिगत लाला लाजपत राय ने बैंक तो खोला है पंजाब नेशनल बैंक, और बीमा खोली है, बीमा कंपनी खोली है लक्ष्मी बीमा कंपनी, ठीक है। तो ये दोनों कंपनी जो है भारतीय है और स्वदेशी कंपनियां है,
ठीक है। तो ये इस वजह से जो है ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है अपने लिए कि आर्थिक कार्यों में जो भारत को स्वदेशीकरण की तरफ ले जाने का कार्य है वो किसने किया है, वो लाजपत राय जी ने किया है। और लाजपत राय जी के स्वदेशीकरण का जो है यही परिणाम रहा कि इन्होंने एक बैंक खोला है। आज भी पंजाब नेशनल बैंक जो है चल रहा है अच्छे से। एक लक्ष्मी बीमा कंपनी भी जो है अभी भी वर्तमान में भी प्रासंगिक है। ठीक है, तो ये दोनों इंस्टीट्यूशन जो है वो पंजाब अपने लाला लाजपत राय द्वारा खोले गए थे। फिर इसके अलावा इन्होंने शैक्षणिक कार्यों में क्या क्या कार्य किए, तो इनका मानना था कि एक राष्ट्रीय शिक्षा की जरूरत, जिस तरीके से स्वदेशी की जरूरत है ना, उसी तरीके से एक राष्ट्रीय शिक्षा की भी जरूरत है। जिस तरीके से जो है अपन जो भारत की जो भौतिक असेट है, ठीक है, भारत की भौतिक असेट को जो है सही रूप से संचालित करने के लिए हमें सैनिकों की आवश्यकता होती है ना, उसी तरीके से जो है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा के लिए भी जो है हमें जो है शिक्षा की, मतलब हमारे राष्ट्र के भविष्य निर्माण के लिए भी हमें शिक्षा की आवश्यकता है। ऐसा कौन मानते थे, ऐसा मानते थे लाजपत राय। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है लाजपत राय जी का कि जिस तरीके से हमारी भौतिक उन्नति सैनिकों पर निर्भर करती है ना, तो हमारे राष्ट्र की उन्नति शिक्षा पर निर्भर करती है। इसलिए जो है लाजपत राय जी ये कहते हैं कि ये एक लाभकारी राष्ट्रीय निवेश है। क्या है ये, एक लाभकारी राष्ट्रीय निवेश है। कौन, जो अपनी राष्ट्रीय शिक्षा है वो। ठीक है, इसमें निवेश करो, ज्यादा से ज्यादा पैसा डालो, ये आपको हमेशा लाभ देगा, आपके राष्ट्र की उन्नति में काम करेगा। ठीक है, तो ये शिक्षा के बहुत बड़ी हिमायती थे, राष्ट्रीय शिक्षा के। और इन्होंने जो है सॉरी आर्य समाज को पंजाब में लोकप्रिय बनाने का काम किया शिक्षा के तौर पे। और जब आर्य समाज का लोकप्रिय बनाएंगे तो मैंने आपको बताया था डीएवी कॉलेज और डीएवी अपने स्कूल दोनों की स्थापना करेंगे अपने लाहौर में। किसके साथ मिलकर, लाला हंसराज और कल्याण चंद्र दीक्षित के साथ मिलकर। ठीक है, तो आर्य समाज के जो दो इंस्टीट्यूशन है, दो कॉलेज हैं, वो राष्ट्रीय शिक्षा के तहत ही जो है बनाए गए हैं, संपादित किए गए हैं डीएवी कॉलेज। ठीक है, ध्यान रख लेना, इन तीनों के नाम जरूर ध्यान रखना। कल्याण चंद्र दीक्षित को नाम आप मत भूलना और लाला हंसराज का नाम भी आप मत भूलना। ठीक है, तो ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है लाला लाजपत राय के साथ। ठीक है, फिर अपन देखते हैं हिंदी सेवा में भी इनका काफी अच्छा योगदान था। भाई शिक्षा किसमें होनी चाहिए, हिंदी में होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा बना रहे हो ना आप, तो हिंदी में शिक्षा के बहुत बड़े हिमायती थे। और इन्होंने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया पंजाब में। ठीक है, हस्ताक्षर अभियान पूरे देश में चलाया था, लेकिन पंजाब में जो पार्टिसिपेशन है मुख्यतः वो किसका रहेगा, अपने लाला लाजपत राय का। तो लाला लाजपत राय जो है पंजाब क्षेत्र में हस्ताक्षर अभियान जो है चलाएंगे कि भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए। ये बात जो है ये हिंदी की सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं। ठीक है, पंजाब क्षेत्र में। फिर इन्होंने जो है हिंदी में बहुत सारी जीवनियां लिखी है, बहुत सारे जो फेमस उस समय की जो पर्सनैलिटीज थी उनके बारे में लिखा है, शिवाजी के बारे में लिखा है, भगवान कृष्ण के बारे में लिखी है। ठीक है, मैजिनी और गैरीबाल्डी से बहुत ज्यादा प्रभावित है। तो ये जो है इटली के एकीकरण से संबंधित व्यक्ति है। तो जिस प्रकार से इटली में मैजिनी और गैरीबाल्डी ने काम किया है, लाला लाजपत राय जी चाहते थे कि भारत का भी एकीकरण इसी प्रकार से हो। ठीक है, तो गैरीबाल्डी और मैजिनी की जो कृतियां हैं उनका भी हिंदी में ट्रांसलेशन किया इन्होंने। ठीक है, तो ये बात है इनकी। ठीक है, फिर इनकी जो प्रमुख रचना है वो बहुत फेमस है ना। अनहैप्पी इंडिया इनका सबसे फेमस जो है, आपसे पूछा ही यही जाएगा कि अनहैप्पी इंडिया या नाखुश भारत, किसी भी नाम से आ सकता है ना। नाखुश भारत से भी आ सकता है, अप्रसन्न भारत से भी आ सकता है, या अनहैप्पी इंडिया से भी आ सकता है। तो 1928 में इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी अनहैप्पी इंडिया, और ये सबसे ज्यादा पॉपुलर पुस्तक है इनकी। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया आ जाए चाहे यंग इंडिया आ जाए, यंग इंडिया भी इन्हीं की है। ठीक है, और इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इंग्लैंड का भारत पर कर्ज। ठीक है, तो इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। ठीक है, भारत पर क्या क्या इंग्लैंड ने क्या, भारत का कर्ज क्या है इंग्लैंड पर, तो ये इंग्लैंड का कर्ज जो है ये अपनी पुस्तक से इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में करते हैं। फिर इसके अलावा द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, भारत का जो राजनीतिक भविष्य है वो क्या होगा, उस पर भी इन्होंने एक पुस्तक लिखी। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। हाँ, अब सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न आते हैं ना आपके इससे, राजनीतिक जो क्रांतिकारी है, नेता है उनसे, तो उनकी आत्मकथाओं से प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न आएगा आपके आत्मकथा का वो है कि लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई आत्मकथा या लाला लाजपत राय की आत्मकथा को अपन किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं अपन, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। अब मैंने कल वीडी सावरकर आपको परसों के दिन पढ़ाया था, वीडी सावरकर की आप जो है आत्मकथा का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, तो वीडी सावरकर की आत्मकथा कौन सी है, अब इनकी आत्मकथा है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। तरुण भारत जो है इनका जो है एक आप कह सकते हैं इनकी भी एक कृति मानी जाती है। इन्होंने 3 अखबार खोले हैं। ठीक है, अपने 3 अखबार चलाते थे। पहला जो अखबार है वो है द पीपल। क्या नाम है पहले अखबार का, द पीपल, है ना, यानी कि लोग। ठीक है, तो पहला अखबार इंग्लिश में चल रहा है और सप्ताह में एक ही दिन निकलता है, तो ये साप्ताहिक अखबार हो गया। तो पहला साप्ताहिक अखबार है द पीपल, और दूसरा है दैनिक अखबार। दैनिक अखबार में है वंदे मातरम और पंजाबी। ठीक है, तो वंदे मातरम और पंजाबी दोनों डेली निकल रहा है।
ठीक है। तो दैनिक अखबार तो कौन कौन से हैं, वंदे मातरम और पंजाबी। और द पीपल क्या है, इंग्लिश का साप्ताहिक अखबार। तरुण भारत ये लिखते हैं, तरुण भारत और यंग भारत एक ही है, ठीक है। तरुण भारत आ जाएगा, यंग भारत आ जाए, एक ही है, ठीक है। और मैंने दो गलत अलग अलग जगह पे लिख दिया ना। और अनहैप्पी इंडिया या नाखुश भारत आ जाए या फिर अप्रसन्न भारत आ जाए तो वो भी एक ही चीज है, ठीक है। और इंग्लैंड डेट टू इंडिया है, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया है, और द स्टोरी ऑफ माई लाइफ इनकी आत्मकथा है। तो ये ध्यान रख लेना। और ड्यूटीज ऑफ मैन, एक मैजिनिकी करती है ड्यूटीज ऑफ मैन, उसका उर्दू में ट्रांसलेशन भी किया है इन्होंने, ठीक है। तो उस समय हिंदी और उर्दू का इतना फर्क था नहीं, है ना। उर्दू जो है बस स्क्रिप्ट का फर्क था, हिंदी और उर्दू में शब्दों का उस तरीके से फर्क नहीं था जितना आज अपने को फर्क दिखता है। हिंदी में संस्कृतनिष्ठ शब्द ज्यादा यूज करते हैं अपन, उर्दू में जो है वो उर्दू फारसी और उधर के शब्द ज्यादा यूज करते हैं। पहले सिमिलर हुआ करते थे एकदम दोनों, हिंदी और उर्दू। इसलिए आप प्रेमचंद को पढ़ोगे ना तो आपको बहुत सारे शब्द जो है बहुत कलिष्ठ लगेंगे, क्योंकि उर्दू के पर्सपेक्टिव से लिखे गए शब्द हैं। फिर ड्यूटीज ऑफ मैन जो है ना वो उर्दू में इन्होंने ट्रांसलेट करी, मैजिनी की जीवनी और गैरिबाल्डी जो है हिंदी में लिखा है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। फिर अपन देखते हैं इनके कुछ पॉलिटिकल कार्य, राजनीतिक कार्य बहुत फेमस हुए। और पॉलिटिकल कार्यों में अगर अपन देखें तो 1888 में देखो अपना पूरा भारतीय इतिहास इसमें आ जाएगा, भारत का पूरा राष्ट्रीय आंदोलन इसमें आ जाएगा, इनके जो कार्य हैं उनमें, ठीक है। तो 1888 में ये पहली बार इलाहाबाद कांग्रेस में शामिल होते हैं, ठीक है। तो इलाहाबाद का कांग्रेस अधिवेशन होता है 1888 में, उसमें पहली बार जो है इनकी उपस्थिति, राजनीतिक उपस्थिति जो है दर्ज कराते हैं 1888 में। तो ये ध्यान रख लेना। और इनकी जो पॉलिसी है, लाला जी की जो नीतियां हैं वो किस प्रकार की नीतियां हैं, अब इसको ध्यान से समझना कि लाला जी का जो व्यक्तित्व है वो आपको समझ में आने लगेगा इसके बाद, ठीक है। पहली बात तो जो इन्होंने देखा वहां पे 1888 में उदारवादियों का बहुत ज्यादा प्रभुत्व था। और उदारवादी मतलब नरम विचारधारा, वो प्रार्थना पत्र भेजते हैं, ठीक है। अनुनय विनय की नीति इनको बोलते हैं, ठीक है। तो उदारवादियों की जो अनुनय विनय की नीति है ना, जो ब्रिटिश सरकार से एक भिक्षावृत्ति की नीति जिनको कहा है, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार से जो है बहुत ज्यादा जो है फ्रेंडली बिहेवियर रखना चाहते हैं, प्रार्थना पत्रों के माध्यम से अपनी बात रखना चाहते हैं। अगर भारत के लिए कुछ मांगते भी हैं तो वो बिल्कुल एकदम बहुत लिबरल चीजें मांगने की कोशिश करते हैं, आजादी से दूर रहते हैं, है ना। इन ऐसी चीजों से दूर रहते हैं जिससे अंग्रेज नाराज ना हो जाए। तो ये है उदारवादियों की अनुनय विनय की नीति। तो इस उदारवादियों की अनुनय विनय की नीति का जो है आलोचना कौन कर रहे हैं, अपने लाला लाजपत राय जी कर रहे हैं। फिर अंग्रेजी न्यायप्रियता में इनका विश्वास बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। ये ऐसा नहीं मानते थे कि अंग्रेज, क्योंकि उदारवादियों का मेन थॉट यही था कि अंग्रेज न्यायप्रिय हैं, और ये अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास नहीं रखते थे। इसके अलावा उग्र विचारधारा के जो है प्रबल समर्थक थे। आग्रह और अनुनय, ये मानते थे कि आग्रह मत करो, अनुनय मत करो, इनसे सीधा स्वराज की प्राप्ति के लिए प्रयास करो, और आग्रह अनुनय से जो है स्वराज की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ये भी इनका स्टेटमेंट है फेमस। फिर इनके जो राजनीतिक सिद्धांत है ना, क्या इनके जो राजनीतिक सिद्धांत थे वो दो हिस्सों में आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। पहले तो स्वदेशी के बहुत ज्यादा हिमायती है, जो इनके कार्यों में भी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो स्वदेशी इनका राजनीतिक सिद्धांत है पहला। और दूसरा है कि हम जो है निष्क्रिय प्रतिरोध करेंगे, ठीक है। तो निष्क्रिय प्रतिरोध करने का भी जो है हिमायती कौन है, ये अपने लाजपत राय जी है, लाला लाजपत राय जी, है ना। बाकी निष्क्रिय प्रतिरोध मतलब सक्रिय प्रतिरोध जो होता है ना, वो तो है जो आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, सारे सक्रिय प्रतिरोध है वो, सक्रिय प्रतिरोध का। और निष्क्रिय प्रतिरोध बातों से प्रतिरोध कर रहे हैं, ठीक है। तो निष्क्रिय प्रतिरोध की इनकी नीति है, और ये स्वदेशी आंदोलन को जो है सपोर्ट करते हैं। इसीलिए जो है निष्क्रिय प्रतिरोध और स्वदेशी को इतना ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, इसलिए युवा वर्ग में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। क्या युवा वर्ग जो होता है ना उस समय, उनमें जो है काफी ज्यादा पॉपुलर रहते हैं ये, और निष्क्रिय प्रतिरोध और स्वदेशी के सिद्धांतों की वजह से। तो ये ध्यान रख लेना आप दोनों। और फिर गोखले जो है 1906 की इंग्लैंड यात्रा होती है जब गोखले की, तो वो गोखले के साथ जो है अपने इंग्लैंड जाते हैं, इंग्लैंड से फिर वो यूएसए भी पहुंचते हैं, यानी कि गोखले के साथ राष्ट्र भ्रमण कर रहे हैं, पूरी दुनिया का भ्रमण कर रहे हैं, कौन, अपने लाजपत राय जी, ध्यान रखना। फिर गोखले जो है उदारवादियों के प्रमुख नेता है, ध्यान रखना, बट गोखले के साथ इनकी बहुत अच्छी बनती है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रख लेना, लाजपत राय जी की गोखले के साथ बहुत अच्छी बनती है, ठीक है। हालांकि देखो पॉलिटिकल बहुत ज्यादा जब इनकी विचारधाराओं में भिन्नता अवश्य है, लेकिन तिलक की भी गोखले के साथ ठीक बनती है, ठीक है। तो आप ध्यान रख लेना, तिलक और गोखले तो सेम कॉलेज में पढ़ाया करते थे पहले, तो तिलक और गोखले बहुत अच्छे एक तरीके से, बट क्योंकि राजनीतिक विचारधाराओं में टकराव है ना, इसलिए ये लोग जो है प्रत्यक्ष आप देखोगे कि इनमें दिन और रात का अंतर दिखाई देगा आपको, ठीक है। क्योंकि दोनों
अलग अलग तरीके की विचारधाराओं से जुड़े हुए व्यक्ति थे। लेकिन गोखले उदारवादी थे प्रमुख, और 1906 में जो है इंग्लैंड यात्रा के दौरान जो है यूएसए लेके जाते हैं इनको भी। फिर सूरत की फूट होती है 1907 में। सूरत की फूट जो है उसमें क्या होता है, कांग्रेस का जो नरम दल है और उदारवादी दल, मतलब नरम दल और उदारवादी दल एक, ये नरम दल और गरम दल, जो उग्रवादी दल है जो जिनको लीड कर रहे हैं लाल बाल पाल, और उदारवादी दल है जिनको लीड कर रहे हैं गोखले, ठीक है, और ये ऐसे लोग, इस संगठन के लोग। तो ये जो है इनमें 1907 में एक विभाजन हो जाता है, और सूरत की फूट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूरत अधिवेशन में होता है कांग्रेस का 1907 में, इसलिए इसको बोलते हैं सूरत की फूट। फिर अपन देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1914 से 1918 में इंग्लैंड जाते हैं, फिर जापान जाते हैं, फिर यूएसए जाते हैं। और उस समय एक भारत में एक बहुत ही फेमस आंदोलन चल रहा था, होम रूल आंदोलन। कौन सा? एनी बेसेंट और तिलक के नेतृत्व में क्या चल रहा था? होम रूल आंदोलन। और तिलक ने एक संगठन बनाया था उस समय, क्या नाम था उसका? इंडियन होम रूल लीग। इंडियन होम रूल लीग किसने बनाया था? तिलक ने बनाया था। कहां पर? बंबई प्रांत में, ठीक है। तो बंबई प्रांत में तो इंडियन होम रूल लीग बनाई गई थी, लेकिन उसको जो है यूएसए में लेके गए हैं कौन? अपने लाजपत राय जी। तो यूएसए में इंडियन होम रूल लीग का एक संगठन बनाने का जो जिम्मा है वो किसको दिया गया था? वो लाला लाजपत राय जी को दिया गया था, जो उन्होंने बखूबी निभाया। और भारतीय डायस्पोरा, डायस्पोरा बोलते हैं जो भारतीय मूल के लोग वहां रहा करते थे, तो भारतीय मूल के लोगों को जो है इस तरीके का जो संगठन है उससे रूबरू करवाने का, ताकि आप भारतीय जो होम रूल लीग है, होम रूल जो आंदोलन है उसको सपोर्ट कर सके, ठीक है। तो भारतीय डायस्पोरा में भी जो है इसको, इस आंदोलन को पहुंचाने का कार्य किसने किया है? यूएसए में बैठे हुए वो किया है लाला लाजपत राय ने। तो ये भी ध्यान रख लेना, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से भी बन सकता है। फिर असहयोग आंदोलन जो है पंजाब में जो हुआ, पंजाब में जो जनजागृति हुई, तो असहयोग आंदोलन में जो है उस समय 1919 में पंजाब में सारी जनजागृति का जो जिम्मा है वो किनको दिया गया? अपने लाला लाजपत राय को दिया गया है। और वापस लेने पर जो है गांधी जी से नाराज हो जाते हैं। जब आंदोलन वापस ले लिया जाएगा तो गांधी जी से नाराज हो जाएंगे। 1919 में हमने देखा है स्वराज पार्टी का जब गठन होगा, असहयोग आंदोलन के बाद ही स्वराज पार्टी का गठन होगा। स्वराज पार्टी का जब गठन होगा तो स्वराज पार्टी का समर्थन करेंगे, और केंद्रीय विधान परिषद में जो है ये उस समय स्वराज पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे केंद्रीय विधान परिषद की तरफ से, और केंद्रीय विधान परिषद की तरफ से इलेक्शन लड़ते हुए जीत भी जाएंगे। और जब जीतेंगे तो मोतीलाल नेहरू जी से विवाद हो जाएगा, और मोतीलाल नेहरू जी से विवाद होने के बाद जो है पूरा जो है पूरी तरह से ये न तो स्वराज ही बने रहते हैं, न अपने कांग्रेस ही बने रहते हैं। और इन्होंने एक अलग ही पार्टी का गठन कर लिया, उस पार्टी का नाम था नेशनलिस्ट पार्टी। क्या नाम था? स्वराज पार्टी के अंदर ही बनाई ये पार्टी, क्या? नेशनलिस्ट पार्टी। तो वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनलिस्ट पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया है? वो भी लाजपत राय जी के द्वारा किया गया है। फिर ये कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टिकरण नीति का विरोध करने के लिए एक तरीके से इनका कार्य था, तो ये भी ध्यान रखना। फिर हिंदू महासभा, हिंदू महासभा से जो है एक हिंदू संगठन था पहले, 1909 में ये हिंदू संगठन से जुड़ गए थे। तो 1909 से हिंदू संगठनों के जो है बहुत महत्वपूर्ण, मतलब इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो जब 1925 का हिंदू महासभा का वो होता है सम्मेलन, कलकत्ता अधिवेशन होता है, मुख्य अधिवेशन, उसके अध्यक्ष जो है इन्हीं को बनाया जाता है, लाजपत राय जी को, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना 1925 का। अभी क्योंकि ये प्रश्न भी आया था ऐसा असिस्टेंट प्रोफेसर में, और इस वजह से भी जो है ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि 1925 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता करी है हिंदू महासभा की, किसने? लाजपत राय जी ने। तो आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर साइमन कमीशन की बात करें तो 30 अक्टूबर 1928 का साइमन कमीशन जो है अपने जब आता है भारत में, तो उसके खिलाफ जो है जुलूस निकालते हैं पंजाब वाले एरिया में। जब जुलूस निकाले जाएगा पंजाब वाले एरिया में, तो उस एक वहां पर एक पुलिस अधीक्षक हुआ करता था, स्कॉट। क्या नाम था उसका? स्कॉट। तो स्कॉट जो है उन पर लाठीचार्ज का जो है वो केस बना देता है और लाठीचार्ज करवा देता है वहां पर। तो केस बना के लाठीचार्ज करवा दिया, और ये लोग जो है आंदोलन में जुटे हुए थे। तो लाठीचार्ज जब होती है इन पर स्कॉट के द्वारा, तो ये एक तरीके से आप देखोगे इसमें इनकी जो है घायल हो जाते हैं लाठीचार्ज में। जब घायल हो जाते हैं और 30 अक्टूबर को घायल हुए, 17 नवंबर तक जो है इनका निधन हो जाता है। उस लाठीचार्ज से इतना ज्यादा आहत होते हैं कि 17 नवंबर को इनका निधन हो जाता है। और जब 17 नवंबर को निधन हो जाता है तो इनका एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है। इन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर किया गया लाठियों का प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की अंतिम कील साबित होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या? कि मेरे शरीर पर किया गया लाठियों का प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की अंतिम कील साबित होगा। तो ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लेना। फिर 17 दिसंबर 1928 का इवेंट, जैसे वो 17 नवंबर को इनकी डेथ हुई, जस्ट एक महीने बाद स्कॉट की हत्या करने निकले
HSRA के लोग, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, मैंने आपको पहले बताया HSRA जब PYQ डिस्कस कर रहे थे, और HSRA में जो है भगत सिंह के नेतृत्व में ये लोग जाते हैं, और ये जो लोग हैं वो 17 दिसंबर जस्ट एक महीने बाद, फिक्स एक महीने बाद जो है स्कॉट की हत्या करने निकल गए थे, लेकिन स्कॉट की जगह है सैंडर्स को पकड़ दिया और सैंडर्स की हत्या हो जाती है। तो ये ध्यान रख लेना, सैंडर्स की हत्या हो जाती है, स्कॉट की हत्या करने गए थे हालांकि, और साइमन कमीशन का इस तरीके से जो है विरोध करते हैं अपने लाजपत राय जी, और विरोध करते करते जो है अंतिम सांस भी ये उसी समय लेते हैं। और गांधी जी ने इनकी मृत्यु के बारे में कहा है कि भारत के आकाश पर जब तक सूर्य का प्रकाश रहेगा तब तक लाला जी जैसे व्यक्तियों की मृत्यु नहीं हो सकती है। ये बात किसके है? गांधी जी की, मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा ये कही गई है। ठीक है, तो गांधी जी इनको अपने तरीके से आदर्श मानते हैं एक तरीके से। अब देखिए विचारों का, देखो विचारों का फर्क पड़ता है, सारे किसी की अपनी अपनी विचारधारा हो सकती, लेकिन जो आदमी जिसने इतना सारा काम किया है भारत के लिए, तो उसके लिए जो अलग रिस्पेक्ट बनती है वो बनती है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं इनको, एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। आरंभिक जीवन की बात करें लाजपत राय जी की, तो 28 जनवरी 1865 को फिरोजपुर पंजाब में जन्म होता है। शेर पंजाब या पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। वकालत की पढ़ाई शुरू करते हैं, और वकालत की जब पढ़ाई पूर्ण कर लेते हैं तो वकील बन जाते हैं, बहुत प्रसिद्ध वकील बन जाते हैं रोहतक और हिसार वाले एरिया में। आर्य समाज के जो है प्रचारक हुआ करते थे। 1886 में लाहौर में एंग्लो वैदिक विद्यालय, जिसको दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल भी कहते हैं, DAV, वो बनाई 1886 में। 1889 में एंग्लो वैदिक कॉलेज खोला। सामाजिक कार्यों की अगर बात करें तो 1897 से लेकर 99 तक जब पंजाब में अकाल बहुत ज्यादा पड़ा था, तो उस समय अकाल राहत कार्य किया, और अकाल राहत कार्य में इतना अच्छा काम किया कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भी इनको प्रशंसा की गई। 1907 में जब पंजाब किसान संघर्ष हुआ और उस समय मांडले जेल में इनको निष्कासित कर दिया गया। 1912 में अछूत कॉन्फ्रेंस सम्मेलन हुआ, उसका अध्यक्ष बनाया गया। अस्पृश्यता के बहुत ज्यादा विरोधी थे। एटक का जब सम्मेलन हुआ, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जब सम्मेलन हुआ, तो पहला जो अधिवेशन बंबई में हुआ था उसके अध्यक्ष भी इन्हीं को बनाया गया। युवाओं को आह्वान करते हुए बोलते हैं कि सब एक हो जाओ, अपना कर्तव्य जानो, अपने धर्म को पहचानो, और तुम्हारा धर्म है राष्ट्र, है ना, तुम्हारा धर्म क्या है? राष्ट्र। फिर अपन देखते हैं इनकी आर्थिक कार्यों में स्वदेशी के बहुत बड़े हिमायती थे, इसीलिए 2 इंस्टीट्यूशन खोलेंगे, बैंक खोलेंगे पंजाब नेशनल बैंक, बीमा कंपनी खोलेंगे लक्ष्मी बीमा कंपनी। शैक्षणिक कार्यों में अगर अपन देखें तो राष्ट्रीय शिक्षा के बहुत बड़े हिमायती थे। लाभकारी, इसको लाभकारी राष्ट्रीय निवेश कहते थे कि भौतिक, जिस प्रकार से भौतिक जीवन के लिए जो है वो सैनिकों की आवश्यकता होती है भारत की, उसी तरीके से जो भारत की राष्ट्र की आत्मिक उन्नति है उसका वो किससे होगी? राष्ट्रीय शिक्षा से होगी। तो ये स्टेटमेंट इनका लाजपत राय जी का फेमस है। फिर अपन देखते हैं आर्य समाज को पंजाब में लोकप्रिय बनाने का कार्य इन्होंने किया। दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल और कॉलेज दोनों खोलते हैं, और लाला हंसराज और कल्याण चंद्र दीक्षित भी इसमें शामिल थे। हिंदी की सेवा के लिए पंजाब में प्रचार प्रसार किया, और हस्ताक्षर अभियान पूरे देश में चलाया लाजपत राय जी ने। और हस्ताक्षर अभियान के बाद जो है उनकी बहुत सारी जो प्रसिद्ध पर्सनालिटीज हैं उनकी जीवनियां लिखते हैं। कृष्ण भगवान की, शिवाजी की, है ना, मैजिनी और गैरीबाल्टी की जीवनियां जो है इन्होंने हिंदी में लिखा। फिर इनकी प्रमुख रचनाएं देखें तो अनहैप्पी इंडिया 1928, नाखुश भारत, या अपने अनहैप्पी इंडिया के नाम से भी आ सकता है आपके, है ना, अनहैप्पी इंडिया से नाम से आएगा, या प्रसन्न भारत जैसा भी है। फिर यंग इंडिया, तरुण भारत जो है ये इन्हीं की रचना है। इसके अलावा इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, भारत का राजनीतिक भविष्य, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये इनकी आत्मकथा है। तो ये आत्मकथा सबसे इंपॉर्टेंट है, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। फिर अखबार, 3 अखबार निकालते हैं। द पीपल जो है वो तो इंग्लिश का अखबार है, साप्ताहिक निकालते हैं, हर सप्ताह में एक बार आता है। और दैनिक जो अखबार है वो 2 हैं, कौन कौन से? वंदे मातरम और पंजाबी। मैजिनी की ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद करने का श्रेय भी लाजपत राय जी को दिया जाता है। राजनीतिक कार्यों की बात करें तो 1888 में पहली बार जो है अपने इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए। उदारवादियों की जो अनुनय विनय की नीति है उसके प्रसिद्ध प्रमुख आलोचक रहे। अंग्रेजी न्यायप्रियता में इनका विश्वास बिल्कुल भी नहीं था। उग्रवादी विचारधारा के समर्थक थे। आग्रह और अनुग्रह जो नीति थी उदारवादियों की, उससे स्वराज प्राप्ति नहीं हो सकती, ये कौन मानते हैं? लाला लाजपत राय। राजनीतिक जो इनके सिद्धांत थे वो 2 ही थे, एक तो निष्क्रिय प्रतिरोध, ठीक है, तो प्रतिरोध करेंगे अपन, लेकिन ऐसे नहीं कि बम फोड़ने चले गए, तो निष्क्रिय प्रतिरोध है, लेकिन प्रतिरोध जरूर करेंगे अपन, ठीक है, प्रतिरोध करेंगे, प्लस स्वदेशी आंदोलन का सबसे बड़े हिमायती है। फिर युवा वर्ग में इसी वजह से लोकप्रिय हो गए। और अपन देखते हैं कि गोखले जब 1906 में इंग्लैंड यात्रा में गए तो इनको साथ में लेके गए। इंग्लैंड से फिर ये लोग यूएसए भी जाके आए थे। सूरत की जब फूट हुई थी 1907 में, जब सूरत का विभाजन हुआ था, और सूरत में जो है कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का उदारवादी और गर्मपंथी या उग्रपंथी
जो नेता है वो विभाजित हो जाते हैं, तो उस समय जो है कांग्रेस का विभाजन हो जाता है और उस समय लाला लाजपत राय जी जो है, लाल बाल पाल, ये उग्रवादियों की तरफ से जो है बहुत प्रमुखता से जो है शामिल होते हैं। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आता है 1914 से 18। उस समय जो है इंग्लैंड यात्रा पर निकलते हैं, जापान जाते हैं, और भारत में जब उस समय इंडियन होम रूल लीग जो है बहुत प्रसिद्धि पा रही थी, इंडियन होम रूल आंदोलन चल रहा था, तो उस समय जो है यूएस में होम रूल आंदोलन को पहुंचाने का कार्य जिम्मा किसको दिया गया? तिलक की तरफ से, वो लाजपत राय जी को दिया गया। और तिलक ने जो इंडियन होम रूल लीग यहाँ पर बनाई थी भारत में, उसको जो है बंबई में, उसको लाजपत राय जी वहां पे लेके जाते हैं यूएस में, और उसके बाद उस संगठन को जो है भारतीय डायस्पोरा से परिचय करवाते हैं। डायस्पोरा मतलब वहां का जो भारतीय मूल के जो नागरिक है उनसे परिचय करवाया जाता है। फिर अपन देखते हैं कि जो असहयोग आंदोलन होता है उसमें पंजाब में जनजागृति आती है, और पंजाब में जनजागृति का मुख्य कार्य लाला लाजपत राय द्वारा ही किया गया था। तो और जब गांधी जी वापस ले लेंगे असहयोग आंदोलन को, तो उससे नाराज हो जाएंगे और स्वराज पार्टी में शामिल हो जाएंगे। स्वराज पार्टी अपन ने देखा था कि सीआर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाई गई थी, और उसमें जो है केंद्रीय विधान परिषद की तरफ से चुनाव लड़ने का जिम्मा लिया इन्होंने, और ये केंद्रीय विधान परिषद से जीत के भी आए। और बाद में कुछ मोतीलाल नेहरू जी से विवाद हो जाता है, और उस वजह से स्वराज पार्टी में एक नेशनलिस्ट पार्टी बना लेते हैं। तो नेशनलिस्ट नामक पार्टी का गठन भी इन्हीं से संबंधित है, लाला लाजपत राय जी से संबंधित, ध्यान रख लेना। फिर कांग्रेस की जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है उसका विरोध करते हैं। हिंदू महासभा जो 1909 में बनती, 1909 से वैसे हिंदू महासभा से इनसे जुड़े होते हैं। 1909 में हिंदू महासभा नाम नहीं था, हिंदुओं के बहुत सारे संगठन थे, तो हिंदू संघ से ऐसे जुड़े हुए थे, पंजाब वाले क्षेत्र में बहुत अच्छे से कार्य कर रहा था। और हिंदू महासभा जब 1925 का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उसके जो है अध्यक्ष बनाए जाते हैं। साइमन कमीशन जब आता है तो 30 अक्टूबर को जो है साइमन कमीशन के खिलाफ जो है 30 अक्टूबर 1928 को जुलूस निकालते हैं पंजाब में। वहां पर स्क्वाड जो है लाठीचार्ज का आदेश देता है, लाठियों से बहुत ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, और 17 नवंबर 1928 को इनका निधन हो जाता है। और इनका जो स्टेटमेंट है बहुत फेमस रहता है, मेरे शरीर पर किया गया लाठियों का प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। और 17 दिसंबर को जो है जस्ट एक महीने बाद, 17 नवंबर से 17 दिसंबर को जो है सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है। हत्या स्कॉट की करने गए थे ऐसे सारे वाले भगत सिंह के नेतृत्व में, और हत्या हो जाती है सैंडर्स की। फिर अपन देखते हैं गांधी जी जो है इनके मृत्यु पे क्या कहते हैं कि भारत के आकाश पर जब तक सूर्य का प्रकाश रहेगा तब तक लालाजी जैसे व्यक्तियों की मृत्यु नहीं हो सकती है। ये गांधी जी का स्टेटमेंट है। तो ये है अपने लालाजी या लाला लाजपत राय जी। अब बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्रपाल, दो उग्रवादी और रहे, तो इन दोनों को भी अपन नेक्स्ट लेक्चर्स में देख लेंगे। आप सभी को कैसे लग रहे हैं हमारे लेक्चर्स, आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।